हेलो एवरीवन, मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से रिलेटेड जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत के भूगोल में। और जब भी हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो लगभग यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग का पार्ट है ये भारत के भूगोल जब हम पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम इसको आज पढ़ेंगे। हालांकि भूगोल से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक जो हैं आपके कवर हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। जो आपके स्टेट के सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए हुए हैं आपके मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी नदियाँ हैं कंप्लीट हो चुकी हैं, पर्वत, मरुस्थल और जलधाराएं, महाद्वीप, बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं बिल्कुल। या पृथ्वी की संरचना क्या है ये भी आपके स्टेट के सिलेबस में है, पृथ्वी की संरचना। तो लगभग स्टेट के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके टॉपिक हैं मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं, और बहुत सारे हैं जो अभी आना बाकी हैं। और मैंने क्या किया है, क्योंकि मैं भी अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो वीडियो डेली अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो मैंने जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट कोर्स मैंने वहाँ पर डाल दिया है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से मेरे देख सकते हैं, वहाँ पर सारे बहुत अच्छे बेस्ट कोचिंग के पेड कोर्सेज के लिंक वहाँ पर मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। और जो आपका जो एस्टेट है उस या फिर टेट हो या एस्टेट हो, उन दोनों ही सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पीडीएफ हैं सारे सब्जेक्ट की, 14 जो सब्जेक्ट आपके हैं, तो मैंने ट्राई किया है लगभग सभी सब्जेक्ट के जो पीडीएफ्स हैं वो भी वहाँ पर मैंने डाल दिए हैं। कुछ भी वेस्ट मटेरियल मैंने नहीं डाला हुआ है, बिल्कुल आपके प्रॉपरली जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही चीज़ें मैंने वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर दी हुई हैं। क्योंकि वीडियो से आपका शायद सिलेबस कंप्लीट ना हो पाए एग्ज़ाम तक, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ तो मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है, और तो रोज़ वीडियो आपका अपलोड नहीं हो पाएगा। हो सकता है अगर हो भी गया तो आपके पास क्योंकि आप भी कोचिंग वगैरह कुछ कर रहे होंगे, आप लोग भी, तो हो सकता है आपको वीडियो देखने का टाइम ना मिले, या फिर वीडियो देख कर नोट्स बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो आप वहाँ पर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप जाएँ, वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। मैंने पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट स्टेट का पूरा सिलेबस मैंने वहाँ पर डाल दिया है। आप चाहें वहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। आप प्रिंट निकलवा लीजिए और पढ़ लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का भारत का भूगोल, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो ये हमारे खुद के नोट्स हैं जो हम आपको वीडियो में दे रहे हैं। तो टाइपिंग के लिए टाइम कम था तो टाइपिंग नहीं हो पा रही थी, तो मैंने अपने नोट्स से ही यहाँ पर पीडीएफ बना दी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो देखें आप, भारत देश जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। जैसे कि जब हमने महाद्वीप पढ़ाए थे आपको तभी बताया था कि जो एशिया महाद्वीप में भारत आता है, तो ये किस साइड में है। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है। और एक बात, जो मैंने गोंडवाना लैंड क्या होता है, ये सब क्या है, मैंने महाद्वीप वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बिल्कुल आपको मैपिंग करके वहाँ पे समझाया हुआ है। तो गोंडवाना लैंड कैसे बना, क्या है, और हमारा भारत या उत्तर प्रदेश हमारा किस हिस्से में आता है। हमारा उत्तर प्रदेश जो है ये गोंडवाना लैंड में आता है। तो आप किस तरह से क्यों आता है, आप वो महाद्वीप वाला वीडियो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो भारत देश जो है ये एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, इसलिए इसे दक्षिण एशिया का देश भी कहते हैं। किसको, भारत को दक्षिण एशिया का देश भी कहते हैं क्योंकि ये दक्षिण एशिया में है। दूसरा पॉइंट देखें, दक्षिण एशिया में कुल 8 देश हैं, ठीक है। दक्षिण जो एशिया है इसमें 8 देश हैं। इन 8 देशों के संगठन को दाक्षेस कहते हैं। ये आपने सुना होगा, इनका संगठन होता है और इनका सम्मेलन होते हैं, जिसके बारे में जब आप सम्मेलन पढ़ेंगे, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है, तो जब करंट अफेयर्स में आप देखेंगे सार्क के जो देश होते हैं और ये इनमें कौन कौन से देश आते हैं, क्या है ये, तो इसमें आप पढ़ेंगे। तो ये इसमें 8 देश होते हैं, ठीक है। दक्षिण एशिया में कुल 8 देश हैं, और दक्षिण एशिया में कुल 8 देश हैं, इसलिए इसको द फॉर दक्षिण, ठीक है। और दक्षेस कहा गया है इसको, जिसमें 8 देश होते हैं। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और मुख्यालय सभी आप याद करें, मुख्यालय के लिए भी मैंने एक वीडियो अलग से बिल्कुल अपलोड किया हुआ है, उसमें भी सारे मुख्यालय आपको बताए हुए हैं कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है, WHO का कहाँ है, सारे मुख्यालय आपको वहाँ पे बताए हुए हैं। तो फिर देखें नेक्स्ट,
जो अक्षांश रेखा है इसके आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में, जबकि देशांतर रेखा के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में है। दो गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो अक्षांश रेखा को अगर हम देखें तो अक्षांश रेखा के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि देशांतर रेखा के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में है। अब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होती है? ग्लोब होता है आपका, तो उसमें लाइंस आपने देखी हैं, इस तरह की लाइंस बनी रहती हैं, ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। और जो खड़ी लाइंस इस तरह से रहती हैं ये हमारी होती हैं देशांतर रेखाएं। और एक जो रेखा होती है उसके बीच में 111 जो किलोमीटर है उसकी दूरी होती है। ये सब चीज़ें बिल्कुल डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। किसके बीच में कितना समय कैसे हम निकालते हैं, मतलब हम एक देश से दूसरे देश के, मान लीजिए एक देश पूर्व में है और एक देश पश्चिम में है, तो हम उन दोनों देशों के बीच के समय का अंतर कैसे निकालें कि उन दोनों देशों के समय के बीच में कितना अंतर होगा, बिल्कुल एग्जिट हम कैसे पता कर सकते हैं, ये किस तरह से निकलता है, इसको जो है हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और किसी भी रेखा के बीच में कितनी दूरी होती है, हम कितना चलेंगे, तो वहाँ पर जाकर दूसरी साइड जाकर हमें क्या परिवर्तन होगा समय में या दिन में, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम अपने मेन टॉपिक को देखते हैं। तो अक्षांश रेखा के आधार पर देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि देशांतर रेखा के आधार पर देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। फिर नेक्स्ट देखें आप यहाँ से, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 n है और 8.4 n से 37.6 n ऐसा है, ठीक है। इसको ये क्या होता है ये बिल्कुल क्लियर करके आपको एक न्यूमेरिकल टाइप से मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और देशांतरीय विस्तार कितना है? 68.7 यानी ईस्ट यानी पूर्व से, और 97.27 ईस्ट तक, ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार जैसे अभी बताया, अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। फिर देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं वो? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। यह है इसकी ट्रिक। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है इसकी। मी, ठीक है, मित्र में मी आया मतलब मिजोरम, त्रा आया मतलब त्रिपुरा, पा आया मतलब पश्चिम बंगाल, रा फॉर राजस्थान, गा फॉर गुजरात, और मा फॉर मध्य प्रदेश, और छा फॉर छत्तीसगढ़, और झार ये जो पूरा है ये झारखंड हो गया। तो ये आपकी 8 हो गए, ठीक है। तो कर्क रेखा की है यहाँ पर। आप अगर इसको भूल रहे हैं कि ये ट्रिक जो है ये कर्क रेखा की है या मकर रेखा की है, तो आप इसमें यहाँ पर कहीं पर भी ट्रिक में आप कर्क को जो है ऐड कर सकते हैं। कर्क को आप ऐड कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये वाली ट्रिक जो है ये कर्क रेखा से रिलेटेड है। जिसको याद रहे वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कर्क रेखा वाली है या मकर रेखा की, तो आप इसमें इस ट्रिक में कहीं पर भी आप कर्क को ऐड कर लें। तो कर्क मित्र पर गमछा झार, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आपको ये याद रहेगा कि ये कर्क रेखा से रिलेटेड है। तो कर्क रेखा भारत जो है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी है आपने देख ली है, ठीक है। ट्रिक भी है, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। फिर देखिए कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा क्या होती है? जो उत्तर दिशा में होती है वो कर्क रेखा होती है, ठीक है। और हमने महाद्वीप वाले ही वीडियो में आपको सब कुछ बहुत अच्छे से ग्लोब का वो बना करके मानचित्र, आपको सब कुछ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं कि कर्क रेखा क्या होती है, उससे नीचे वाली रेखा को क्या कहते हैं, और जो बीच वाली भूमध्य रेखा होती है क्या उनकी सिचुएशन है, वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने उसमें बताई हुई है। बार बार नहीं बताने से टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, बार बार बताने से टाइम वेस्ट ही होगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और सबसे कम लंबाई कहाँ है? राजस्थान में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, ठीक है। तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और सबसे कम लंबाई कहाँ है? राजस्थान में है कर्क रेखा। कर्क रेखा सबसे कम पड़ती है राजस्थान में और सबसे अधिक पड़ती है मध्य प्रदेश में। लंबाई की बात हो रही है यहाँ पर। फिर देखें नेक्स्ट, झारखंड की राजधानी रांची,
कर्क रेखा पर स्थित शहर है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के समीप है। यहाँ पर आपको सीधा भी बताया जा सकता था कि रांची, भोपाल, गांधीनगर ये सभी जो हैं कर्क रेखा के समीप के शहर हैं, ठीक है, ऐसा भी बताया जा सकता था। लेकिन आपको यहाँ पर इसलिए राजधानी भी आपकी पता हो गई आपको, इसलिए थोड़ा डिटेल में लिख दिया कि झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, आपको भोपाल भी लिख सकते थे लेकिन यहाँ पर आपको राजधानी भी पता चल गई। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात की राजधानी गांधीनगर जो है वो कर्क रेखा के समीप है। तो कर्क रेखा के समीप कौन से शहर हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं, और इस तरह से आपसे ये भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको भी एक बार देख लें। फिर देखें आप यहाँ पर इम्पॉर्टेंट गुजरात जो है और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर अगर बात आती है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देता है, तो मैं आपको ये बता चुकी हूँ। सबसे पहले भारत में अगर जब सूरज निकलता है सुबह में, तो सबसे पहली जो किरण होती है उसकी वो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देती है, ठीक है। और सबसे पहले सूरज अस्त भी होता है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में गुजरात में होता है। अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश ही इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पर सूरज की किरणें सबसे पहले निकलती हैं और सबसे पहले दिखाई देती हैं जिस टाइम सूरज लाल रंग का होता है, इसीलिए वहाँ पे अरुणाचल उसका नाम है। अरुणाचल मतलब होता है लाल रंग से रंगे हुए, मतलब पर्वत, ठीक है, पर्वत लाल रंग से रंगे हुए उसको अरुणाचल कहते हैं। तो क्यों कहते हैं उसको लाल रंग से रंगे हुए, क्योंकि सूरज जिस टाइम निकलता है उस टाइम रेड कलर का होता है और उसकी किरणें लाल रंग की होती हैं, और वो जब पहाड़ों पे पड़ती हैं वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, तो एकदम लाल लाल से पहाड़ दिखते हैं, तो इसीलिए उसका नाम अरुणाचल पड़ा है। अरुणाचल का अर्थ ही यही होता है लाल रंग से रंगे हुए पर्वत, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं और सबसे पहले भी सूरज अस्त भी होता है अरुणाचल प्रदेश में। जाहिर सी बात है, जब पहले निकलेगा तो अस्त भी पहले ही होगा। और सबसे बाद में गुजरात में दिखाई देती हैं कि सूरज, ठीक है, सबसे बाद में गुजरात में दिखाई देता है और सबसे बाद में वहाँ पे अस्त भी होता है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश की देशांतर रेखाओं में लगभग 29 डिग्री का अंतर पाया जाता है। ये इसीलिए तो होता है क्योंकि इसमें अंतर बहुत ज़्यादा है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, पूर्व में है। आप भारत का मैप देखें तो उसमें अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है, सूरज पूर्व में निकलता है, तो इसीलिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखता है क्योंकि ये सबसे पूर्व में है, ठीक है। और गुजरात सबसे पश्चिम में है। आप मैप में देखें, गुजरात पश्चिम में है, अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है, और ये बिल्कुल बॉर्डर मतलब किनारे पर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इसीलिए गुजरात में सबसे बाद में दिखता है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले दिखता है। अंतर कितना है अगर ये पूछा जाए तो 29 डिग्री का अंतर है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की देशांतर रेखाओं में लगभग 29 डिग्री का अंतर पाया गया है, जिस कारण से ही अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से 2 घंटे आगे होता है। देखिए यहाँ पर ये 2 घंटे कैसे निकल कर आए, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल से बताऊंगी मैं कि किस तरह से ये 2 घंटे कैसे निकाले जाते हैं। हम मतलब इसको वैसे तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन किन किन देशों का आप याद करेंगे, किन किन राज्यों का याद करेंगे आप, ठीक है। मान लीजिए किसी यहाँ पर किसी राज्य का पूछा जा रहा है, हो सकता है किसी देश के बीच का अंतर पूछा जाए, तो आप कितने याद करेंगे, ठीक है। दुनिया में कितने देश हैं और कितने, भारत में ही 29 राज्य, और उसमें देखिए कितना है, तो आप किस किस को याद रखेंगे। तो आपको जब निकालने का तरीका पता होगा तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि 2 घंटे का अंतर होता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त की घटनाएं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में और सबसे बाद में कहाँ होती हैं, गुजरात में। जैसे कि अभी बताएं क्यों होता है, यहाँ पर देख लीजिए आप खुद, क्योंकि 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि 29 डिग्री का अंतर पाया जाता है यहाँ पर, इसीलिए समय भी 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ये घटनाएँ होती हैं सूरज निकलने की और डूबने की, और सबसे बाद में कहाँ होती है, गुजरात में। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से देख लें इसको, ठीक है। फिर देखें, भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं। कितने हैं राज्य, 9। पूछा जाए भारत में कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं, ठीक है, तो 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं।
वो अभी मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन से 9 राज्य हैं। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात, और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा। और सबसे छोटा क्यों है, अभी आप मैप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सबसे छोटी तट रेखा इसकी है। और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात, सबसे छोटी गोवा, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। फिर देखें नेक्स्ट, पश्चिमी तट पर सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। ये पश्चिमी तट की बात हो रही है। पश्चिमी तट पर सबसे लंबी जो तट रेखा वाला राज्य है वो गुजरात है और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है, और ये पश्चिमी तट पर है, ये ध्यान रखें। अब पूर्वी तट पर देखें, पूर्वी तट पर सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, और जो पश्चिम बंगाल है वो सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है। जो अब भारत का हिस्सा देखें, जो प्रायद्वीपीय भारत होता है, मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत बताया है कि प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस तरह का जो ये होता है, ठीक है, ये होता है तो भारत का हिस्सा, तो ये सभी प्रायद्वीपीय, यहाँ से ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत माना जाता है। यानी जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत ये है जो 3 तरफ से पानी से घिरा, इधर भी और इधर भी। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है ना, तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो जो इस साइड में है ये पश्चिमी तट हो गया, और इस साइड में है वो पूर्वी तट हो गया, ठीक है। तो पूर्वी तट जो इस साइड में है, ठीक है, भारत के नक्शे में, तो पूर्वी तट पर सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। और अभी आपने पश्चिमी तट पर किसको देखा, गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, और गोवा जो है वो सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है। यहाँ से देखें आप, ये देखें, ये प्रायद्वीपीय भारत होता है। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, देखें, देखिए आप, यहाँ पे 9 राज्य हैं जो पश्चिमी तट भारत जो है वो प्रायद्वीपीय भारत है। तो ये पूरे भारत की बात हो रही है यहाँ पे। पूरे भारत में सिर्फ 9 राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से लगते हैं, क्योंकि ऊपर वाले नहीं लगते समुद्री तट रेखा। ये भारत का निचला हिस्सा है, इसके ऊपर का जो है वो तो किसी न किसी देश से जुड़ा हुआ है, कोई पाकिस्तान से, नेपाल से, चीन से वो लगा हुआ है, तो वहाँ समुद्री तट नहीं है। प्रायद्वीपीय जो भारत है, इधर देखिए बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है ना, और इधर क्या है, नीचे हिंद महासागर है, ठीक है। तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यानी सब तरफ से पानी से घिरा है। तो जो बीच के हैं जो भी राज्य हैं वो तो नहीं घिरे हैं पानी से, तो जो किनारे वाले हैं, बॉर्डर वाले, वो आपके समुद्री तट पर हैं। तो वही आपका पूछा जाता है कि भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। तो 9 ही राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा क्या है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। अब देखें सबसे लंबी जो तट रेखा है पश्चिमी साइड में देखते हैं। सबसे पहले ये है पश्चिमी साइड, यहाँ पर सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है, गुजरात की, क्योंकि गुजरात यहाँ थोड़ा ऊपर से लेके यहाँ तक थोड़ा है, ठीक है। महाराष्ट्र की उससे कम है, और गोवा की यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी है, इसी गोवा अंदर लिख दिया है मैंने, जबकि गोवा बाहर लिखते हैं। क्यों, क्योंकि इतना सा जितना आप लाइन के जी, जो भारत का जो नक्शा जी बना हुआ है, ये जो लाइन है, इस लाइन के जी जो अंदर जितना मैंने गोल किया है, बस इतना ही गोवा है। इसीलिए सबसे छोटी गोवा की तट रेखा है और सबसे बड़ी गुजरात की तट रेखा पश्चिम साइड में। और इसी तरह पूर्वी साइड में आप देखें, इस साइड में तो सबसे बड़ी तट रेखा है आंध्र प्रदेश की और सबसे छोटी है पश्चिम बंगाल की, ठीक है, इनकी। तो ये समझ में आई थिंक आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखें आप, पड़ोसी देश। इम्पॉर्टेंट है ये भी कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश जो हैं किससे लगते हैं, ये देखें। तो कितने हैं, 7 हैं ये पड़ोसी देश हमारे। कौन कौन से हैं, देखें, ये हमारे पड़ोसी देश, ये भारत को स्पर्श करने वाले राज्य। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, भारत के जो बिल्कुल लगे हुए पड़ोसी देश हैं, वो हमारे भारत के किन किन राज्यों को टच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अफगानिस्तान, ये लद्दाख को टच करता है, मतलब लद्दाख के बॉर्डर पर एक देश है, लद्दाख हमारे भारत में है।
और अफ़गानिस्तान क्या है, ये हमारा पड़ोसी देश है और ये लगता है किससे, लद्दाख से। फिर देखिए पाकिस्तान, ये इनकी सीमा जो है किससे लगती है, गुजरात से, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। क्या लगता है, ये जो पाकिस्तान है ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमाओं से लगता है। फिर नेक्स्ट जो देश है वो है चीन। ये भी कई राज्यों से लगता है। चीन लगता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगता है चीन, क्योंकि चीन किधर है, ये पूर्वी और उत्तरी पूर्वी साइड में है, तो ये लद्दाख में भी लगता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये सीमाओं से लगता है चीन। फिर देखिए नेपाल किससे लगता है, नेपाल लगता है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहाँ, बहराइच, लखीमपुर, ठीक है, तो उधर जो है नेपाल बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो ये नेपाल जो है ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से लगता है, कौन सा, नेपाल। फिर देखें भूटान किससे लगता है, ये असम से लगता है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से। म्यांमार जो है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगता है म्यांमार। फिर देखें बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो कुल कितने हैं, 7 देश हैं। देखिए आप यहाँ से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 देश हैं जो हमारे बिल्कुल पड़ोसी देश हैं, मतलब बॉर्डर पर हैं। तो कितने हैं, 7 देश हैं। आप इसको याद कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये, और नेक्स्ट में हम कर्क रेखा, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि इसका एरिया भी थोड़ा बड़ा है जो ज्योग्राफी का, क्योंकि ये जीके और ज्योग्राफी इसमें से कवर हो जाता है, और काफ़ी नंबर्स का ये जो है टॉपिक है, तो इसका क्लियर होना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और आज की वीडियो में इतना ही। और एक चीज़, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, ठीक है, तो सबसे अधिक बारिश वाला स्थान कौन सा है, मौसिन राम है। और पहले क्या था, चेरापूंजी था, अभी क्या है, मौसिन राम है, और ये मेघालय में है। ठीक है, पहले जो चेरापूंजी था वो भी वहीं था, और अभी मौसिन राम, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिन राम, और वो भी मेघालय में है। और ये खासी, गारो खासी जैसे हैं जो पहाड़ियाँ हैं, इनके अंतर्गत आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो टेक केयर एंड बाय बाय।